लेक्चर नंबर 43 पार्ट 1 इंडेस 23। चैप्टर का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, ये वाला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं और दो तीन कॉन्सेप्ट, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 एलडीआर पेज नंबर 13.14। ठीक है, वहाँ आ जाते हैं। एन एंटिटी कंस्ट्रक्ट अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग कमेंसिंग ऑन 1 सितंबर 18 को ये ऑफिस बनाना शुरू कर रहा है, विच कंटिन्यू टिल 31 दिसंबर 18। 1 सितंबर को स्टार्ट किया, 31 दिसंबर को ख़त्म कर दिया, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना में ये ऑफिस बिल्डिंग क्या कर रहा है, बना नहीं है। 31 दिसंबर 18 तक बना नहीं है, बोल रहा है कि 1 सितंबर को स्टार्ट किया और 31 दिसंबर तक चला। आगे लिखता है एंड इज एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड अ ईयर, अब इसके बाद भी चलेगा। ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस एसेट आर 2 लाख इन सितंबर 18 एंड 4 लाख इन ईच ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ तो 31 दिसंबर तक चला है। एक सितंबर का महीना में 2 लाख रुपया खर्च किया है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीना में 4-4 लाख रुपया, 4 लाख ईच एक्सपेंस किया है, मतलब 12 लाख प्लस 2 लाख 14 लाख रुपया। एंटिटी हैज नॉट टेकन एनी स्पेसिफिक बोरोइंग टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कोई भी स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं लिया गया है, बट हैज इनकर्ड फाइनेंस कॉस्ट ऑन इट्स जनरल बोरोइंग, जनरल बोरोइंग लिया है। ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी हैड इशूड 9% डिबेंचर विथ फेस वैल्यू ऑफ 30 लैक्स, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, ये नहीं बोल रहा है कि 1 सितंबर से 1 दिसंबर के बीच में, ड्यूरिंग द ईयर 1 जनवरी से दिसंबर के बीच में वो लोग डिबेंचर इशू किया है एट द रेट 9%, फेस वैल्यू 30 लाख रुपया। एंड हैड एन ओवरड्राफ्ट, कंपनी के पास एक ओवरड्राफ्ट भी था। कब इशू किया ओवरड्राफ्ट इसका कोई आइडिया नहीं है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख विच इंक्रीज टू 8 लाख इन दिसंबर 2018। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है कि बैंक से कि भाई आप इतना ओवरड्राफ्ट, आप इतना पैसा है आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है। परफेक्ट, तुमको पता है कि अगर वो ओवरड्राफ्ट आप यूज करोगे तो स्टार्टिंग से लेके जनवरी से लेके इसका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, विच इज इन जनवरी से लेके दिसंबर तक, मतलब जनवरी से नवंबर पूरा ये 11 महीना उसका ओवरड्राफ्ट लिमिट था 4 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन दिसंबर में वो ओवरड्राफ्ट हो गया 8 लाख रुपया का। ठीक है, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एट 12% अंटिल 1 अक्टूबर 18। इंटरेस्ट जो हम लोग ओवरड्राफ्ट पे पे कर रहे हैं वो 12% पे कर रहे हैं, लेकिन कब तक? वो जनवरी से अक्टूबर तक हम लोग पे कर रहे हैं 12%, और उसके बाद रेट चेंज करके 15% कर दिया गया। मतलब डिबेंचर के बारे में तो शांति से कह दिया गया है कि हम लोग इशू किए थे ड्यूरिंग द ईयर, जिसका रेट 9% है, फेस वैल्यू 30 लाख रुपया है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के बारे में बहुत सारा बात बोला हुआ है। ठीक है, कि उसमें एक तो उसका 4 लाख से उसको 8 लाख का भी कर दिया गया है और रेट भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेट फॉर कंप्यूटिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 23। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि कैपिटलाइजेशन रेट पूछ रहा है तुमसे, तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, सीधा सिर्फ पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन रेट क्या है। कोई भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जहां जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग होता था, या फिर सिर्फ जनरल बोरिंग में रहता था, 2 स्टेप कर देते। कैपिटलाइजेशन रेट निकालते थे क्योंकि 2-3 को रेट होता है जनरल बोरिंग का, इसलिए एक रेट निकालते थे कैपिटलाइजेशन रेट, उसके बाद फिर इस रेट के हिसाब से हम लोग कॉस्ट को इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते थे। इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। ठीक है, क्लीन एंड क्लियर। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। अपने कॉपी में पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है आंसर। हम लोग इसमें अज्यूम किए हैं कि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये अज्यूम कर लिए कि जनवरी से दिसंबर तक का ईयर है। ठीक, और लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर टोटल 12 महीना, जो भी डिवेंचर है या जो भी लोन है वो 12 महीना तक आउटस्टैंडिंग है। डेट तो नहीं दिया हुआ है, सीधा लिख दिया ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी हैड इशूड इतना डिवेंचर। डेट तो नहीं कि कब इशू किया है, इसे मान रहे कि पूरा 12 महीना तक था। ठीक है, 1 जनवरी से ही था। ठीक है, नोट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज इज नॉट आस्क्ड, मतलब कितना बोरिंग कॉस्ट हमको कैपिटलाइज करना है वो नहीं पूछा हुआ है, सिर्फ पूछा है कैपिटलाइजेशन रेट। तो जब अगर सिर्फ बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज करना वो नहीं पूछा है तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि फंड कब यूटिलाइज हुआ। ये जनरल बोरिंग है, और जनरल बोरिंग का जब हम लोग कैपिटलाइजेशन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि कब एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन इसमें हमको तो पता ही नहीं करना है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है, ये पता ही नहीं करना है, सिर्फ निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट के लिए कोई मतलब ही नहीं है हमको कि कब एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो जो भी बात इसमें लिखा हुआ है कि 2 लाख सितंबर में खर्च किया, 4-4 लाख वैसे किया, मेरे कोई काम का ही नहीं है। ठीक है,
हमारा अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ बनाते हैं। डिवेंचर 30 लाख का इशू हुआ है, दो को हमारे पास बोरोइंग है, पहला डिवेंचर दूसरा ओवरड्राफ्ट, तो दोनों का बात लिख रहे हैं। डिवेंचर है 30 लाख का @9%, क्लियर। दूसरा एक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट के बारे में बहुत सारा बात लिखा हुआ था, क्या क्या है देखो। ओवरड्राफ्ट दो गो है, एक 4 लाख का ओवरड्राफ्ट था, एक 8 लाख का ओवरड्राफ्ट है। मतलब 4 लाख से फिर लिमिट इंक्रीज किया गया 8 लाख पे। 4 लाख कितना दिन था, 11 महीना था, जनवरी से 30 नवंबर तक, तो 11 महीना 4 लाख था ओवरड्राफ्ट। दिसंबर में सिर्फ एक महीना का उसका ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, 8 लाख का, ठीक है। अब एक और बात बोला गया नीचे, क्या कि हमारा रेट भी चेंज हो रहा था। रेट कब चेंज हो रहा है, जनवरी से सितंबर तक का रेट है 12%, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का रेट है 15%। मतलब जो 4 लाख का लिमिट था वो 11 महीना में, 11 महीना मतलब जनवरी से नवंबर तक, जनवरी से सितंबर तक का रेट है 12%, अक्टूबर से नवंबर है 15%, ये दोनों 4 लाख का बात है। दिसंबर में कितना रेट है, वो भी 15% है, क्योंकि अक्टूबर से 15% हो गया है। तो तुमको क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब हमको निकालना है कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेटेड एवरेज बोरोइंग। तो इंटरेस्ट वेटेड एवरेज से निकालो, तो हमारा एक तो डिवेंचर है 9% पे है, तो पूरा साल का है, तो 30 लाख इंटू 9% से कर दोगे तो पूरा साल का तुम्हारा डिवेंचर का देखो 2.7 लाख तुम्हारा निकल गया। क्लीन एंड क्लियर, चलो ठीक है। फिर अब ओवरड्राफ्ट का हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे वेटेड एवरेज, तो 4 लाख 12% के हिसाब से, लेकिन कितना महीना, सिर्फ 9 महीना, जनवरी से सितंबर, तो उतना निकालो। फिर उसके बाद 4 लाख है लेकिन @15%, कितना महीना, 2 महीना। फिर 8 लाख है एक महीना के लिए, कितना परसेंट, 15%। तो उस हिसाब से तुम्हारा टोटल डिवेंचर ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट तुमको पता चल जाएगा, टोटल वेटेड एवरेज वो होता है तुम्हारा 3,26,000 रुपया। ये तो हो गया वेटेड एवरेज इंटरेस्ट। अब वेटेड एवरेज क्या बोरिंग भी तुमको डालना होगा। वेटेड एवरेज बोरिंग कैसे निकलता है, आराम से जो भी अमाउंट हमको मिला हुआ है, जो लोन हम लिए हुए हैं, उसका वेटेड एवरेज निकालना ऑन द डेट ऑफ रिसीट, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रिसीट, कब हमको लोन मिला है। हम लोग माने हुए कि पूरा साल था, तो ये डिवेंचर पूरा साल था, तो 30 लाख इंटू 12/12, और ओवरड्राफ्ट हम लोग मान रहे हैं कि 1 जनवरी से ही था, तो जो 4 लाख है वो स्टार्टिंग में 9/12, 4 लाख कितना साल रहा, 4 लाख कितना दिन तक था, 11 महीना तक, और ये 8 लाख कितना था, 1 महीना। तो 4 लाख को हम लोग 11 महीना किए, देखो 9/12, उसके बाद फिर 2/12, तो 11 महीना, और 8 लाख 1 महीना का। तो हम लोग भाई 4 लाख सीधे 11/12 कर सकते थे, तो 2 बार क्यों लिखे हो, एक बार 4 लाख इंटू 9/12, दूसरा 4 लाख 2/12। वो इसलिए लिखा गया तुमको समझाने के लिए, और एक तरीके से ईजी करने के लिए। हिंट है कि जब हम लोग वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 निकाल रहे थे, एक इंटरेस्ट का वेटेड एवरेज और एक बोरोइंग का वेटेड एवरेज, तो जब ओवरड्राफ्ट का कर रहे थे तो परसेंट के हिसाब से दिए हुए थे, 4 लाख 12%, 4 लाख 15%, 8 लाख 15%। तो जब हम लोग बोरोइंग का निकाल रहे होते हैं, तो हमको इसमें रेट का हम लोग वेटेड एवरेज निकाल रहे, बोरोइंग का निकाल रहे, तो सिर्फ रेट हटा दो। 4 लाख इंटू 12 इंटू 9 महीने था रेट में, इंटरेस्ट में। अब इंटरेस्ट रेट हमको निकालना नहीं है, उसी बोरोइंग का देखना है वेटेड एवरेज, तो 4 लाख उठा लो और 9 महीने उठा लो आराम से, तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए वैसे दिया हुआ है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 का, ठीक है, जो पेज नंबर है 13.11 पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 17, निक्का लिमिटेड ऑब्टेन कर रहा है लोन 620 लाख रुपया का, किस चीज़ के लिए, रेनोवेशन के लिए फैक्ट्री का। कब लोन ले रहा है, 1 अप्रैल को। दूसरा एक है, ये तो लोन लिया 620 लाख लोन लिया है, किसके लिए, हमारा रेनोवेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, प्लांट और मशीनरी अक्वायर किया गया अंडर मॉडर्नाइजेशन स्कीम, मतलब रेनोवेशन के लिए हम लोग प्लांट एंड मशीनरी भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है 30 अप्रैल 12 को। 1 अप्रैल 11 को लोन लिया है, लेकिन 1 अप्रैल 11 को लोन लिया है, इसी लोन के लिए था मॉडर्नाइजेशन के लिए, और मॉडर्नाइजेशन के लिए वो लोग प्लांट भी इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन प्लांट इंस्टॉल कब तक हो रहा है, 1 अप्रैल 11 से लेके 31 अप्रैल 12, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च 12, 1 साल प्लस 1 महीना, 1 साल 1 महीना, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑफ 510 लाख वाज इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको इंस्टॉल करने में हमको लगा 520 लाख रुपया। 610 लाख का हमारा लोन है, 510 लाख रुपया लग गया हमको इंस्टॉल करने में प्लांट एंड मशीनरी। 54 लाख हैज बीन एडवांस टू सप्लायर फॉर एडिशनल एसेट। ये कोई एडिशनल एसेट हम लोग खरीद रहे हैं, उसके लिए हम लोग एडवांस भी देते हैं, कितना, 54 लाख रुपया। एक तो 5 से 10 लाख इंस्टॉलेशन पे लगा, प्लस 54 लाख रुपया लग रहा है हमको एडिशनल एसेट खरीदने में, जो हमको मिल रहा है 25 अप्रैल को, ठीक है, और वो इंस्टॉल हो रहा है 30 अप्रैल को।
एक प्लांट एंड मशीनरी हम लोग 1 अप्रैल को खरीदे थे, जिसका इंस्टॉलेशन 30 अप्रैल तक चला, दूसरा साल में 30 अप्रैल 12 में। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी खरीदे थे 25 अप्रैल 12 को, दूसरा साल, लेकिन 25 अप्रैल को, और उसका इंस्टॉलेशन 30 अप्रैल तक हो रहा है। तो दोनों मशीन इंस्टॉल हो जा रहा है 30 अप्रैल तक, ठीक है। एंड द बैलेंस 56 लाख हैज बीन यूज फॉर वर्किंग कैपिटल। इसमें 3 को एक्सपेंडिचर हुआ, पहला 510 लाख का, दूसरा 54 लाख का, और तीसरा 56 लाख का। जब तीनों को ऐड करोगे तो 610 लाख रुपया हो जाएगा। तुम्हारा 510 लाख है प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, 54 लाख है एडवांस पेमेंट, और उसके बाद 56 लाख है वर्किंग कैपिटल का। मैनेजमेंट क्या बोलता है कि सब्सटैंशियल पीरियड हम लोग 12 महीना को बोलते हैं, 12 महीना सब्सटैंशियल पीरियड है। 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो सब्सटैंशियल, 12 महीने से कम हुआ तो नॉट सब्सटैंशियल, ठीक है। द कंपनी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 68.2 लाख ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 11-12 ऑन द अबव लोन। ये जो लोन हमको मिल रहा है, 610 लाख रुपया का, वो लोन 1 अप्रैल को मिल रहा है। ये 1 अप्रैल 11 को मिल रहा है, तो 1 अप्रैल 11 से लेके 31 मार्च 12 तक इसका इंटरेस्ट बन रहा है 68 लाख रुपया। इंस्टॉलेशन भले ही 30 अप्रैल 12 तक हो रहा है, 1 महीना बाद फाइनेंशियल ईयर के, लेकिन इंटरेस्ट जो बन रहा है फाइनेंशियल ईयर 11-12 का वो है 68 लाख, ठीक है। द अकाउंटेंट सीक योर एडवाइस हाउ टू अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट पेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अकाउंट पूछ रहा है कि भाई ये जो इंटरेस्ट 68 लाख का उसको कैसे हम अकाउंट करें, उसको कैपिटलाइज कर दें या फिर पीएल में जाके एक्सपेंस आउट कर दें। विल यू, अब आगे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन 17, ठीक है। केस ए देखो, दूसरा क्वेश्चन था केस बी, हम लोग केस ए देख रहे हैं। 1 अप्रैल 11 को शुरू हुआ है, 31 मार्च 12 को फाइनेंशियल एंड खत्म हो रहा है, लेकिन इंस्टॉलेशन 30 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है। 1 साल 1 महीना। हम लोग कैपिटलाइज क्या क्या करेंगे, हम लोग कैपिटलाइज करेंगे 510 लाख रुपया के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्वालिफाइंग पीरियड क्या है, 1 साल 1 महीना, और इंटरेस्ट कितना है, 1 साल का। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो तो क्वालिफाइंग पीरियड के अंदर है, और ये क्या है, जनरल बोरोइंग है। ये क्वेश्चन में तुमको स्पेसिफिक बोरोइंग के बारे में कुछ बोला है? नहीं, स्पेसिफिक बोरोइंग और उसका बात ही नहीं बोला हुआ है। स्पेसिफिक बोरोइंग है, सॉरी, ये तो स्पेसिफिक बोरोइंग है ना तुम्हारा, क्या है कि सिर्फ उसी के लिए लोन ले रहे हैं। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 620 लाख रुपया फॉर रेनोवेशन, और रेनोवेशन भी सब कर रहे हैं, स्पेसिफिक बोरोइंग है। और स्पेसिफिक बोरोइंग में हम लोग ये नहीं देखते हैं एक्सपेंडिचर कब हुआ है, इसलिए जो भी इंटरेस्ट होता है क्वालिफाइंग, जो भी इंटरेस्ट क्वालिफाइंग पीरियड का है वो कैपिटलाइज हो जाता है। क्वालिफाइंग पीरियड का है 1 साल 1 महीना, 1 साल का इंटरेस्ट है तुम्हारा कितना लाख रुपया, 68 लाख रुपया, तो 68 लाख रुपया कैपिटलाइज हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी में, ठीक है। पहला क्यों होगा, क्योंकि सब कैपिटलाइज करने के लिए वो क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए, तभी क्वालिफाइंग पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है प्लांट एंड मशीनरी? हाँ है, क्योंकि ये सब्सटैंशियल पीरियड में, सब्सटैंशियल पीरियड से ज्यादा इसमें टाइम लग रहा है। सब्सटैंशियल पीरियड कितना है, 12 महीना, इसको टाइम कितना लग रहा है, 13 महीना, 1 साल 1 महीना, इसलिए कैपिटलाइज होगा। दूसरा है 54 लाख रुपया एडवांस कर रहे हैं एडिशनल एसेट के लिए, उसको कैपिटलाइज करने के लिए हमको कितना टाइम लग रहा है, उसको बनाने में कितना टाइम लग रहा है, 25 अप्रैल 11 से लेके 30 अप्रैल 12 तक, 25 अप्रैल 11 से 30 अप्रैल 12, मतलब 1 साल 5 दिन, मतलब 12 महीना से ज्यादा हो गया, तो ये भी क्वालिफाइंग एसेट है। तीसरा है 56 लाख रुपए एक्सपेंस करें हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं है। ये जो पूरा क्वेश्चन था सिर्फ ये चेक करने के लिए, दो चीज चेक करने के लिए है। पहला कि तुम क्वालिफाइंग एसेट किसको बोल रहे हो, तुमको तो इतना पता ही है कि हम लोग क्वालिफाइंग पीरियड का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर देंगे, लेकिन क्वालिफाइंग पीरियड कौन सा होता है, जिसमें क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है। क्वालिफाइंग एसेट बनेगा तब ना, कोई क्वालिफाइंग एसेट, हम यही चेक करना है कि इसमें क्वालिफाइंग एसेट क्या है। प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है, और तुम्हारा एडिशनल एसेट जो है वो भी क्वालिफाइंग एसेट है, इसलिए ये दोनों के ऊपर जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा वो हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो हमको इंटरेस्ट लग रहा है कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको पीएल में भेज देंगे, ठीक है। सोल्यूशन, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। प्लांट एंड मशीनरी क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट हम होगा वो अधिक कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। तो टोटल इंटरेस्ट 68.2 लाख है, लेकिन ये तो पूरा को लेके ना 510 लाख प्लस 54 लाख प्लस 56 लाख, पूरा 620 लाख रुपये का इंटरेस्ट है। हमको अभी से प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कैपिटलाइज करना है, तो उसके ऊपर 510 टोटल एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाई टोटल बोरोइंग इनटू जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो सिर्फ उतना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा जितना प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ है। उसी हिसाब से एडवांस फॉर एडिशनल पेमेंट उसके ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, इसलिए वो पीएल में चला जाएगा। परफेक्ट। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा, 62.04 लाख, मतलब 56.1 प्लांट एंड मशीनरी पे, 5.94 तुम्हारा एडवांस पे, दोनों पे कर दो तो वो कैपिटलाइज होगा। बाकी का 6.16 जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है वो पीएल में जाएगा, ठीक है। तो तुम बोले थे कि भाई क्वेश्चन दो चीज को लेके है, पहला कि क्वालिफाइंग एसेट पता करो, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि
तुम ये जो एडवांस पेमेंट का बात कर रहा है वो क्वालिफाइंग एसेट कैसे है? तुम बोले कि भाई 25 अप्रैल 11 को पेमेंट किया है, लेकिन इंस्टॉल तो तुम्हारा कितना हो रहा है 30 अप्रैल 12 को अगला साल, और तुम ये पूरा को तुम 1 साल 5वें दिन मान रहे हो। क्या लॉजिक है? तुम तो पेमेंट दे रहे हो ना, सामान आया कि नहीं, सामान तो बाद में आ रहा है, तुम्हारा इंस्टॉल बाद में हो रहा है, तो तुम उसको कैसे क्वालिफाइंग एसेट मान रहे हो? देखो भाई, पिछला वीडियो में बताया था कि क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन, उसमें 3 चीज आता है क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन में। क्या? पहला एक्सपेंडिचर इनकर होना, दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाना, और तीसरा इंटरेस्ट इनकर हो जाना। इसमें तीनों चीज हो गया है, एक्टिविटी भी स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी हो गया है, और इंटरेस्ट भी इनकर हो गया है। तो ये तीनों कैपिटलाइज का बात मान रहा है। तो जैसे ही तुमको पता चले, आगे क्वेश्चन दिया गया, जैसे ही तुमको पता चला कि पेमेंट हो रहा है, जैसे ही पेमेंट हो रहा है तो समझ लेना कि उसके वो एडवांस पेमेंट हो रहा है, तो मान लेना क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, चलो इसी को लेके केस बी है। क्या आगे क्या बोला था? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द होल प्रोसेस ऑफ रेनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन गेट कंप्लीटेड बाय 28 फरवरी 2012। अभी हम लोग का कंप्लीट हो रहा था 30 अप्रैल 12, मतलब 1 साल 1 महीना, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि 28 फरवरी 12 को, मतलब 11 महीना पे कंप्लीट हो गया। तो क्या अब कौन कौन सा, अब कितना अमाउंट तुम कैपिटलाइज करोगे? जब 11 महीना तुम्हारा 11 महीना में कंप्लीट हो रहा है और सब्सटेंशियल पीरियड 12 महीना है, तो कोई भी ना प्लांट एंड मशीनरी, ना एडवांस और ना वो तीनों में से कोई भी तुम्हारा क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं बना, क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ही नहीं हुआ। तो कोई भी चीज हमारा पूरा 68 लाख रुपया हम पीएल में भेज देंगे, 1 रुपया कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग आगे देख रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2, पेज 13.14। ये क्या बोलता है? एक्स लिमिटेड कमेंस कर रहा है कंस्ट्रक्शन, एक क्वालिफाइंग एसेट का प्लांट है, उसको क्वालिफाइंग एसेट बोल दिया। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? 1 सितंबर 11 को। कॉस्ट है 10 करोड़ रुपया। फॉर दिस पर्पस एक्स रेज नो स्पेसिफिक बोरिंग, कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, लेकिन वो जनरल बोरिंग यूज कर रहा है। ठीक है, और जनरल बोरिंग का वेटेड एवरेज मतलब कैपिटलाइजेशन रेट 11% दिया हुआ है, पहले ही तुमको कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया। ठीक है, टोटल बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड वो है कितना? 1 सितंबर से 31 मार्च 12, मतलब ये 6 महीना में, वो 6 महीना बोल रहे, 7 महीना में इसका टोटल बोरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना है? 5 करोड़, सॉरी 50 लाख, 0.5 करोड़। 3 चीज बोला, हम क्वालिफाइंग एसेट हैं, क्वालिफाइंग पीरियड हमारा है सितंबर से लेके मार्च तक, हम लोग स्पेसिफिक बोरिंग नहीं जनरल बोरिंग ले रहे हैं, इसलिए कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 11%, और इतना दिन का जो क्वालिफाइंग पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 50 लाख रुपया। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? रेलेवेंट डिटेल, मंथ, कंस्ट्रक्शन पीरियड का कॉस्ट अक्रूड और कैश आउटफ्लो। ठीक, सितंबर महीना में हमारा कॉस्ट अक्रू हो रहा है 1.5 करोड़, लेकिन टोटल एक्चुअल आउटफ्लो कितना का है? 3 करोड़ का। एडवांस ऊपर लिखा हुआ है पेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। अक्रू हो रहा है तुम्हारा सिर्फ 1.5 लाख एक्सपेंस होना चाहिए एज पर सम कैलकुलेशन, लेकिन एक्चुअल आउटफ्लो कितना हो रहा है? 3 करोड़ का। वैसे ही अक्टूबर में कुछ हो रहा है, नवंबर में कुछ है, ऐसे कैसे करके कुछ है, मतलब अक्रू कुछ और हो रहा है, पेमेंट कुछ और हो रहा है एक्चुअल। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एज पर कैश आउटफ्लो। ठीक है, एंड अक्रूवल बेसिस, मतलब तुमको बोरोइंग कॉस्ट निकालना है जो कैपिटलाइज होगा, तुमको बोरिंग कॉस्ट निकालना होता है जो मतलब द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड निकालना होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो जो भी बोरिंग कॉस्ट निकालते हो वो एक रेट दिया हुआ रहता है, तो तुम्हारे पास कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, लेकिन कितना पे निकालना है? यहाँ पे तो 2 बार दिया हुआ है, एक पेमेंट का अमाउंट दिया हुआ है, एक तुम्हारा एक्सपेंस का अमाउंट दिया हुआ है, तो किस पे मल्टीप्लाई करोगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों पे हमको निकाल कर अलग अलग करके दो। ठीक है, और उसका आगे कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए तो उसमें एडवांस पेमेंट का बात था, तो उसमें हम लोग कैपिटलाइज कर रहे थे, किस पे? एडवांस पेमेंट पे ही हम लोग कैपिटलाइज कर रहे थे, राइट। लेकिन इसमें तो 2 बात लिखा हुआ है, एडवांस पेमेंट भी लिखा हुआ है और अक्रू भी लिखा हुआ है। तो पहले तो कोई दिमाग में आया कि किस पे करें, लेकिन क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि दोनों पे करके देना है। अगर दोनों में से अगर बोलता है कि दोनों में से किसी एक पे जिस पे करना चाहिए उस पे करो, तो तुम किस पे करते? एडवांस पे करते। ठीक है, चलो यही आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एंड ऑल्सो सजेस्ट द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट शुड बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो तुमको सजेस्ट भी करना है, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जो एडवांस पेमेंट है उस पर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस इनकर हो रहा है। परफेक्ट, चलो अगर हम लोग अक्रू कर रहे हैं, एक्सपेंस इनकर नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन में नहीं जाएगा। क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन में क्या आता है? एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट इनकर और उसके बाद एक्टिविटी। जब एक्सपेंडिचर इनकर ही नहीं हुआ
तो ये दो मान के दो को सेटिस्फाई करके तुम उसको क्वालिफाइंग एसेट नहीं बोल सकते, तीनों सेटिस्फाई करना होगा। तीनों सेटिस्फाई कब हो रहा है? जब एडवांस पेमेंट हो रहा है, इसलिए एडवांस पेमेंट लेते हैं। ठीक है, अब तुम आंसर देखो। कैपिटलाइजेशन, ये जनरल बोर्डिंग का क्वेश्चन है, तो दो को स्टेप, कैपिटलाइजेशन रेट, उसके बाद कैलकुलेशन फॉर कैपिटलाइजिंग द बोर्डिंग कॉस्ट। स्टेप 1 जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो निकालना नहीं पड़ा क्योंकि दिया हुआ है 11%। अब तुमको निकालना है कि कितना कैपिटलाइज करना है, तो दो को कॉलम बनेगा, एक तो जो कॉस्ट अक्रू हो रहा है उसके ऊपर से कैपिटलाइजेशन, और एक एडवांस पेमेंट उसके बेसिस पे। ठीक है, हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं, इसमें डेट तो नहीं दिया हुआ है कि क्या किस डेट पे एक्सपेंडिचर हो रहा है। हाँ अच्छा, दिया हुआ है पेड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ। तो हमको पता है कि बेस्ड ऑन एडवांस पेमेंट वाला जो कॉलम होगा वो हमको पता है कि क्या उसको कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 1 सितंबर 1 अक्टूबर ऐसे करके पेमेंट हुआ है। तो अब बोर्डिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा मेरे भाई? ये तुमको याद होगा कि जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन हम लोग निकालते हैं, मतलब बोर्डिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालते हैं, तो स्पेसिफिक बोर्डिंग में हमारा टाइम फैक्टर से मतलब नहीं कि कब एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन जब जनरल बोर्डिंग होता है तो उसमें पता करना होता है कि कब एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी हिसाब से कॉस्ट हमारा कैपिटलाइज होता है। इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा मंथ ऑफ एक्सपेंडिचर और डेट ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, 1 सितंबर 1 अक्टूबर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है। तो वैसे वैसे करके तुम निकाल लो। तो तुम मल्टीप्लाई, जैसे कि कॉस्ट अक्रूड का निकालोगे तो 1.5 करोड़ तुम्हारा कॉस्ट अक्रू हुआ है इंटू 11% कैपिटलाइजेशन रेट, और 1 सितंबर से 31 मार्च जाओगे तो 7 महीना, उसके हिसाब से कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? 9,62,000 रुपया। लेकिन जब एडवांस पेमेंट के हिसाब से करोगे तो वो 19,25,000 जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों कॉलम का निकाल दोगे तो पता चलेगा कि अगर अक्रूड के हिसाब से अगर तुम कैपिटलाइज करने वाले इंटरेस्ट तो 30 करोड़ का होगा, 30 लाख का होगा। लेकिन वही अगर एडवांस पेमेंट के हिसाब से अगर बोर्डिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे तो वो 44 लाख रुपया होगा। तो हम लोग सजेस्ट क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो हो गया कि क्या क्या अमाउंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्या अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूड या फिर एडवांस, वो पता चल गया, हम निकाल दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि क्या सजेस्ट करोगे तुम, कौन सा करना है, 44 लाख कैपिटलाइज करना चाहिए या 30 लाख? सर क्या लिखा है? बोर्डिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन कैश आउटफ्लो, जो एडवांस पेमेंट दैट इज बेस्ड ऑन पेमेंट मेड एंड इज मोर अप्रोप्रिएट। समझ में आ गया तुमको? क्यों होता है? क्योंकि डेफिनेशन मेड करना होता है। इसके लिए सर मार्क भी करवाए हुए हैं, देखो पेज नंबर 13.16 पे, वेयर कैश हैज बीन पेड इन कोरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट हैज नॉट येट अक्रूड इंटरेस्ट बिकम पेबल ऑन पेमेंट ऑफ कैश, देयरफॉर द अमाउंट सो पेड शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। आ गया समझ में? ठीक है, और एक और बात तुमको ध्यान में रखना चाहिए कि जो बोर्डिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज है वो कभी भी बोर्डिंग कॉस्ट से एक्सीड नहीं करेगा। ये बात हम पिछला बार बोले हैं कि नहीं हमको नहीं पता है, ये बात तुमको हर वक्त याद रखना चाहिए। क्या कि जो भी हम बोर्डिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने वाले हैं, जैसे कि जो भी इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर रहे हैं एसेट में, वो ज़्यादा नहीं होगा बोर्डिंग कॉस्ट के हिसाब से। जैसे कि हमारा क्या उसको कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारा जो बोरोइंग है वो 10 लाख रुपया है, लेकिन हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं 11 लाख रुपया बोल के कि इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई, तुम्हारा लोन है 10 लाख रुपया का, तुम 11 लाख कैसे कर सकते हो? कोई लॉजिक? टू कैश 10 लाख, टू इंटरेस्ट 11 लाख, तुम 21 लाख का बना रहे हो भाई। 10 लाख प्लस इंटरेस्ट 2 लाख 3 लाख करते हो तो समझ में आता। तो कभी भी बोर्डिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज कर रहे हो वो बोर्डिंग से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ एक्सीड बोर्डिंग कॉस्ट क्यों लिखे हमको नहीं पता, शायद हो सकता है आगे देखना होगा। ठीक है, चलो एक है इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 13.10 पे। क्या है? 13.10 पे नहीं, 13.9 पे क्वेश्चन। ये एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है टॉपिक? हाँ, वो टॉपिक क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब ग्रुप कंपनी का बात हो रहा है जिसमें एक पेरेंट कंपनी 2-3 को सब्सिडियरी है, तब उसमें हम लोग बोर्डिंग कॉस्ट कैसे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को लेके, उस टॉपिक को लेके ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोलता है? एक ग्रुप कंपनी है, पेरेंट कंपनी पी, जिसका 3 सब्सिडियरी है, ए बी सी। ए का काम है रियल एस्टेट का, बी का काम है कंस्ट्रक्शन का, सी का काम है फाइनेंस करने का। ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी क्या कर रही है? बोरो कर रही है 10 लाख रुपया, जिसका इंटरेस्ट रेट है 7%। बोरिंग की है 10 लाख रुपया का, इंटरेस्ट रेट 7%। एक्सपेंडिचर कर रही है क्वालिफाइंग एसेट पे 15,40,000 का। लोन ले रही है 10 लाख रुपया, लेकिन क्या क्वालिफाइंग एसेट पे एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? 15,40,000 रुपया, 15,40,000 रुपया। भाई 10 लाख लोन लेके 15,40,000 कैसे कर रही है? भाई उसके पास कुछ पहले से अपना पैसा होगा, उसे कर रही है। और ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी। रियल एस्टेट कंपनी लोन ले रही है और एसेट बनवा रही है, खुद से नहीं बना रही है, एसेट बनवा रही है। किससे बनवा रही है? जो तीसरा सब्सिडियरी है, जो दूसरा सब्सिडियरी कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो
स्टेट अब दूसरे जो एक सब्सिडी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दूसरे सब्सिडी जो रियल एस्टेट कंपनी है उसको बना के दे रही है। तो रियल एस्टेट कंपनी 15,40,000 रुपये दे रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी 15,40,000 रुपये उसे ले रही है, मतलब ये उसको बिल दिया होगा 15,40,000 का, ये इसको 15,40,000 दे रहा है, लेकिन ये जो बिल किया होगा उसमें प्रॉफिट भी एडेड होगा। कितना प्रॉफिट एडेड है? 10% एडेड है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन वर्क परफॉर्म बाय कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमाउंट इनवॉइस टू रियल एस्टेट कंपनी इंक्लूडेड 10% प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी रियल एस्टेट का बात कर लिए, रियल एस्टेट कंपनी क्या कर रही है? 10 लाख का लोन ले रही है, 15,40,000 का एसेट बनवा रही है। किससे बनवा रही है? दूसरे सब्सिडियरी से, और दूसरे सब्सिडियरी इसको 10% प्रॉफिट ऐड करके इसको पेमेंट इसे ले रहा है, ठीक। कंस्ट्रक्शन कंपनी वो क्या कर रही है? वो कोई लोन नहीं ले रही है, लेकिन वो 10,000 का क्वालिफाइंग एसेट, 10 लाख रुपये का क्वालिफाइंग एसेट बना रही है। एक भी रुपया लोन ना लेके क्वालिफाइंग एसेट बना रही है, ठीक है, अपने पैसे से बना रही होगी। फिनेंस कंपनी क्या कर रही है? वो 20 लाख रुपया मार्केट से उठाई है, लोन ली है, और उसको क्या उसको कहते हैं 7% पे उठाई है, और 8% पे अपने पेरेंट कंपनी को लोन दे दी है। 20 लाख रुपया लोन ली और 20 लाख रुपया लोन दे दी पेरेंट कंपनी को, खुद लोन लेके दूसरे को लोन दे दी, पेरेंट कंपनी को लोन दे दी। कितने से उठाई? 7% पे। पेरेंट को कितना पे दे रही है? 8% पे, ठीक है। पेरेंट कंपनी क्या कर रही है? पेरेंट कंपनी को जो लोन मिला है फिनेंस कंपनी से, उसको यूज की है वो पेरेंट कंपनी दूसरा सब्सिडी खरीदने के लिए, ठीक है। जो दो क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, एक रियल एस्टेट बना रही है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के दी है, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद बना रही है, ठीक है। तो दो को क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट कंपनी किसी को लोन नहीं दे रही है, पेरेंट कंपनी लोन ले रही है फाइनेंस कंपनी से, लोन नहीं दे रही है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन फाइनेंशियल ऑफ ईच 4 एंटिटीज एंड इन ईच 4 एंटिटीज। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट हमको कैपिटलाइज करना है, कितना बोरिंग कॉस्ट हमको कैपिटलाइज करना चाहिए क्वालिफाइंग एसेट में, चारों कंपनी को लेके। जो 4 कंपनी दिया हुआ है, 3 को सब्सिडी, 1 पेरेंट, तो कौन कौन कितना कितना करेगा वो निकाल के देना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कंपनी का। रियल एस्टेट कंपनी स्पेसिफिक बोरिंग कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको एक एसेट बनाना है। कितना कर रही है बोरिंग? 10 लाख रुपया। एसेट बना कितना पे रही, बना के एसेट कितना का बना रही है? 15,40,000 रुपये का। तो हम लोग कितना इंटरेस्ट अति करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे भाई? स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो क्वालिफाइंग पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा। क्वालिफाइंग पीरियड कितना है? नहीं दिया हुआ है, तो 1 साल मान के चलते हैं। तो क्वालिफाइंग पीरियड का इंटरेस्ट कितना है? जितना लोन हुआ उतना ही इंटरेस्ट है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है उससे तो मतलब नहीं है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है ना। तो लोन 10 लाख का है, तो इंटरेस्ट कितना है? 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपया क्वालिफाइंग पीरियड में हो रहा है मेरा अति, क्या उसको कहते हैं, क्वालिफाइंग पीरियड में हम इंटरेस्ट इनकर हो रहा है, तो पूरा क्वालिफाइंग एसेट में हो जाएगा। तो 70,000 कैपिटलाइज। नोट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज 15,40,000, बट सिंस द लोन वाज ऑफ 10 लाख ओनली, इंटरेस्ट विल बी ऑन 10 लाख एंड द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैन नॉट एक्सीड बोरिंग। नो, ये तो तुमको पता है। हम 15,40,000 पे अगर अति करते हैं, अच्छा सॉरी, हमको समझ में आ गया। जो पिछला बार हम पिछला क्वेश्चन में जो बोले थे कि बोरिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज शैल नॉट एक्सीड बोरोइंग, मतलब कि 10 लाख प्लस 11 लाख बोल रहे थे, वो गलत बोल रहे थे। उसका मतलब यही है, बोरिंग कॉस्ट टू कैपिटलाइज शैल नॉट एक्सीड बोरिंग कॉस्ट, मतलब 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट 70,000 रुपया बन रहा है, तो हम 70,000 ही मैक्सिमम कैपिटलाइज कर सकते हैं अपना क्वालिफाइंग एसेट में। 15,40,000 रुपए के ऊपर 7% नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि तुम इस तरह एक हिंट दी है लिखने के लिए कि बोरिंग कॉस्ट सिर्फ तुमको चेक करने के लिए, तुम कहीं मिस्टेक ना कर दो कि बोरिंग कॉस्ट जो हम लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, जैसे कि इसमें 70,000 कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगा टू एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से। मतलब हम बोल रहे थे कि हम 90,000 कैपिटलाइज कर देंगे इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है? 70,000 ही हो रहा है ना। तो तुम 60,000 कर सकते हो, 50,000, उससे 70,000 से कम कर सकते हो, मैक्सिमम 70,000 कर सकते हो, 90,000 नहीं कर सकते हो। तो ये बात तुम ध्यान में रखना कि अगर कहीं तुमको लग रहा है कि भाई एक्चुअल में तो सिर्फ 70,000 था, हम 90,000 कैसे कर रहे हैं, तो हो सकता है कई कैलकुलेशन मिस्टेक है। इस कैलकुलेशन मिस्टेक को सिर्फ ध्यान में रखने के लिए तुमको हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है। और 15,40,000 के ऊपर इंटरेस्ट क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? नॉर्मल लॉजिक है, लोन 10 लाख का है तो 15,40 पे क्यों करेंगे? और ये तो एक कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो गया। ये तो कॉन्सेप्ट तुमको पता है ना कि भाई एक्सपेंडिचर 15,40,000 रुपया मेरा लोन थोड़ी है, तो इंटरेस्ट उस पर थोड़ी लगेगा, 10 लाख पे लोन लगेगा ना, 10 लाख पे लगेगा। तो एक तो ये क्लैरिटी। और अगर हम 15,40 पे कर भी देते तो यहाँ पे जाके फिर से हम उसको काट देते आंसर, क्योंकि 15,40 पे इंटरेस्ट ज्यादा होता है एट द रेट 7%, 70 से ज्यादा। तो हम लोग वही बोलते कि भाई बोरिंग कॉस्ट ज्यादा है, कैपिटलाइज कैसे कर रहे हैं? तो 2 जगह क्लैरिफाई हो जाता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं 10 लाख रुपया, तो कितना इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करें? मेरे भाई कोई लोन ही नहीं लिए हैं तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ रहा है,
एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से हमको क्या मतलब है, एक्सपेंडिचर के ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी दे रहे हैं, लोन के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं। कोई लोन ही नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो कैपिटलाइज क्या करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, फाइनेंस कंपनी वो लोन ले रही है 20 लाख रुपए का, यहाँ वो लोन ले रही है और उसको 7% इंटरेस्ट भी देना है, तो 1,40,000 रुपए का उसको इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी भाई। कोई क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं बना रही है। हम लोग बोरिंग कॉस्ट कब कैपिटलाइज करते हैं, जब वो इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट, बोरिंग कॉस्ट तब हम लोग बोरिंग कॉस्ट तब कैपिटलाइज करते हैं जब हम लोग उस बोरिंग से कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे होते हैं। यहाँ कोई क्वालिफाइंग एसेट बन ही नहीं रहा है, वो तो लोन लेके लोन दे रही है, तो काहे का कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये तो 3 सब्सिडियरी का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पेरेंट कंपनी का। पेरेंट कंपनी ना कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रही है लेकिन लोन ले रही है, तो भाई लोन ले रही है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन क्वालिफाइंग एसेट नहीं बना रही है, तो कोई भी जब क्वालिफाइंग एसेट ही नहीं बन रहा तो इंटरेस्ट कैपिटलाइज ही नहीं होगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है, लेकिन यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि जब बात पेरेंट कंपनी का बात होगा, जब ग्रुप कंपनी का बात होगा, तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं कि नहीं। पेरेंट कंपनी मतलब पेरेंट कंपनी कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रही है कि नहीं, पेरेंट कंपनी कोई लोन ले रही है कि नहीं, वो सिर्फ देखेगा कि कितना लोन हमको मिला, मतलब सब जो सब्सिडियरी को मिला है वो सब पेरेंट को ही मिला है, तो कितना लोन हमको मिला और कितना क्वालिफाइंग एसेट हम बनाए। डजंट मैटर पेरेंट कंपनी कितना बना रहा है और कितना लोन ले रहा है, सब्सिडियरी सब तो पेरेंट कंपनी ही है मिला के। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कितना बोरिंग हो रहा है और बस ये सोच के चलेंगे कि पेरेंट कंपनी सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो बस पहला देख लिए कि बोरिंग कितना हुआ है। तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंपनी 10 लाख रुपया ले रहा था और फाइनेंस कंपनी 20 लाख रुपया ले रहा था, तो 2 को तुम लोन ले लिए 7%, एक 10 लाख का लोन लिया 7% पे, 20 लाख का लोन लिया 7% पे। ठीक है, ये जनरल बोरिंग का क्वेश्चन है। जनरल बोरिंग में हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट निकालेगा तो 7% ही आएगा, क्योंकि दोनों लोन 7% का है, तो टोटल बोरिंग 30 लाख का, कैपिटलाइजेशन रेट 7% का। ठीक, ये तो हमको पता चल गया लोन कितना लिए। अब हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट में। 2 क्वालिफाइंग एसेट बनाया, एक हम लोग मशीनरी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई, एक रियल एस्टेट कंपनी बनवाई है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है, रियल एस्टेट कंपनी बनवाई है। ठीक है, तो 2 को क्वालिफाइंग एसेट बन रहा है, कितना कितना का बन रहा है, एक बन रहा है 14 लाख का, एक बन रहा है 10 लाख का। ये भाई 15,40,000 का और 10 लाख का नहीं, 14 लाख का है, वो 15,40,000 का नहीं है। क्यों नहीं है 15,40,000 का भाई, उसका कॉस्ट तो 14 लाख ही है, कंस्ट्रक्शन कंपनी 14 लाख में बना रही है, उसको इनवॉइस कर रही है 15,40,000 रुपये, प्रॉफिट है 1,30,000 रुपया, 1,40,000 रुपये का। तो जब पेरेंट कंपनी खुद का बात कर रही है सब कुछ मिला के, तो कॉस्ट ही देखिए ना कि कितना कॉस्ट जा रहा है। तो 14 लाख रुपया एक्सपेंडिचर है उसका, और दूसरा एक्सपेंडिचर है 10 लाख रुपया। ठीक है, तुमको एक्सपेंडिचर पता चल गया, तुमको लोन पता चल गया, तो अब तुम निकाल दो कि कितना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। बोरिंग कॉस्ट तुमको निकालना होगा, इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा, एक तो 14 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा और एक 10 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा। क्यों भाई, हम लोग स्पेसिफिक बोरिंग होता तो लोन के अमाउंट पे मल्टीप्लाई करके निकाल देते कि इतना बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, लेकिन ये जनरल बोरिंग है, तो जनरल बोरिंग में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि लोन कितना मिल रहा है, हम लोग ये देख रहे हैं एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है। लोन कितना मिल रहा है वो तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन जब कैपिटलाइज करना होता है इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या ढूंढते हैं कि कब एक्सपेंडिचर हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर 14 लाख और 10 लाख है, कब हो रहा है वो डेट नहीं लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 12 करने का कोई जरूरत नहीं है, तो उतना तुम पता चल जाएगा कि तुमको इतना अमाउंट कैपिटलाइज करना है, 1,68,000 रुपये तुमको कैपिटलाइज करना है। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट तुम पे कितना करोगे, 2,10,000 रुपया तुम पे कर रहे हो, 10 लाख पे 7%, 20 लाख पे 7%, तो 2,10,000 रुपया तुम पे कर रहे हो। कैपिटलाइज कितना कर रहे हो, 98,000 प्लस 70,000, दैट इज 1,68,000। आ गया समझ में। ठीक है, और बोरिंग कॉस्ट तुम एक्सपेंस कितना कर रहे हो, 42,000। ये क्या बोला तुम भाई कि एक्सपेंस कर रहे हो, मेरे भाई तुम कैपिटलाइज कितना कर पा रहे थे, 1,68,000 रुपया, लेकिन एक्चुअल में तुम पे कितना कर रहे हो इंटरेस्ट, 2,10,000 रुपया, तो बाकी का जो अमाउंट है वो 42,000, वो तो कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, और जो कैपिटलाइज नहीं होगा वो इंटरेस्ट वो पीएल में जाएगा, वही बात दिया हुआ है। ठीक है, बाय बाय। ये पूरा का पूरा टॉपिक लेक्चर का एक समरी बोल देते हैं, 3 को पॉइंट। जब भी अक्रूड और एडवांस पेमेंट का बात हो रहा है, तब हम लोग जब कैपिटलाइज करेंगे तो देखेंगे कि एडवांस पेमेंट जब हुआ है उस हिसाब से कर देंगे। ठीक है, एडवांस पेमेंट हुआ है कैपिटलाइज कर देंगे। ठीक, दूसरा बोरिंग कॉस्ट कभी भी हम जो जितना कैपिटलाइज करें बोरिंग कॉस्ट, वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, दैट विल नेवर एक्सीड द एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट, 70,000 90,000 वाला बात। ठीक, तीसरा जब ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि वो पेरेंट कंपनी कितना कर रहा है, उसको देखना है कि सब मिलकर कितना कैसे हो रहा है, टोटल बोरिंग टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाय बाय।